हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की एक और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए शानदार, दमदार और असरदार क्लास में। फ्रेंड्स, आज की ये क्लास स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हूबहू आपके एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज की ये क्लास जो है स्टैटिक जीके क्लास है। यहाँ पर स्टैटिक जीके करवाऊंगा मैं आपको, और रियल जैसे आपका एग्ज़ाम होता है वैसे आपका इस क्लास में करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ चीज़ें देखनी है, तैयार करनी है। बिल्कुल आपका 6 और 7 सितंबर को जैसा पेपर आएगा सेम उसी पैटर्न पर आपका मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। तो शुरू करें आज की इस दमदार क्लास को, दमदार सेशन को। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेट के लिए जो कि आपको सीधा एग्जाम क्रैक कराएंगे। तो शुरू करते हैं और यहाँ से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। यहाँ पर आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है दोस्तों। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का सुझाव किसने दिया था। तो ये क्या बलवंत राय मेहता कमेटी थी, या फिर अशोक मेहता कमेटी थी, या फिर रॉयल कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आपका किसके साथ जाएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, याद रखेंगे। ये कमेटी आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत करती थी और यहाँ पर 1957 में इसने सिफारिशें की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति जो है ये भी आपको याद रखना है। जनता सरकार में जो है 1977 में इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी, एक समिति गठित की जाती है, अशोक मेहता समिति, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित थी। एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बेहतर अगर आपको सही में एग्जाम को क्रैक करना है तो सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को दोस्तों क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को, ये डेट आपको याद है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कहाँ पहुँचते हैं, नागौर, और नागौर राजस्थान में है। यहाँ से दोस्तों क्या करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एक एग्जाम के अंदर। दूसरा, पहला राजस्थान ने अपनाया पंचायती राज व्यवस्था को। दूसरा स्टेट कौन सा था ये भी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश था। ये दूसरा स्टेट ऐसा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत में आर्थिक सुधार के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। पीवी नरसिम्हा राव, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो आर्थिक सुधार हुआ था दोस्तों 1991, आपको सन याद रखना है 1991। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और इनके समय में जो है आर्थिक सुधार लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे शॉर्ट में हम एलपीजी भी बोलते हैं, इनकी नीति शुरू की गई थी। ठीक है, एलपीजी की नीति। तो वित्त मंत्री कौन था उस टाइम, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। क्लियर है, लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस तरीके से प्यार से करेंगे अपन क्वेश्चन सारे, और रियल आपका एग्जाम हो रहा है। न्यू शेकल किस देश की मुद्रा का नाम है, डबल स्टार मान लीजिएगा, और मुद्रा वाला वीडियो मैंने बना के भी रखा है, चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। इंडोनेशिया की, इजराइल की, कंबोडिया की, या फिर दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों रैंड हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की तो रैंड हो जाएगी आपकी। इंडोनेशिया की इंडोनेशियाई रुपीज हो जाएगी, इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, अब अगर बात करें कंबोडिया की तो रियल है, कंबोडियाई रियल। अगर बात करते हैं न्यू शेकल, या शेकल आ सकता है, न्यू ना लगा हो तो भी आपका क्या है, इजराइल की मुद्रा है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूपी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, या फिर व्यक्तिगत कर। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जो है, अगर ये बढ़ गई तो क्या होगा, निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन लीजिए टॉप क्लास का। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी भारत की, तो गंगा है, सबको पता है। और लंबाई कितनी है, 25 याद रखना, 2525 किलोमीटर। ठीक है,
लेकिन भारतीय प्रायद्वीप लगा है तो क्या कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है या कृष्णा है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो आपकी गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी इस नदी की। दूसरी सबसे बड़ी नदी भारतीय प्रायद्वीप की कौन है? कृष्णा है दोस्तों, ठीक है। और कृष्णा की अगर लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। नर्मदा के बारे में फैक्ट याद रखना, नर्मदा, शरावती, ताप्ती, ठीक है, ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती जाके हैं, तो इनके बारे में ये याद रखना है आपको। क्लियर है? और बाकी कावेरी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फटाफट जवाब देंगे। गुजरात में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम? असम की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपका बहुत पूछा जाता है काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ है ये आपको याद रखना। काजीरंगा दोस्तों असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो कान्हा आपका हो, चाहे कूनो हो, चाहे पेंच हो, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और इसी के साथ जान लीजिए टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। गुजरात की अगर बात करते हैं दोस्तों तो आपका गिरी नेशनल पार्क जो है वो एशियाई सिंह के लिए फेमस है, तो गिर कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान डैश डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया। जो मूल संविधान है किसके द्वारा हस्तलिखित है? बताइए। रफ़ी अहमद किदवई या के.एम. मुंशी या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कैलाशनाथ काटजू? बताइए फटाफट दोस्तों, इसका जवाब आना चाहिए आपके द्वारा। तो हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो B.R. अम्बेडकर साहब हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी दोस्तों पूछे तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? फटाफट आपका टॉप क्लास का क्वेश्चन है, देखेंगे, अपना नॉलेज चेक करेंगे। कनाडा, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड? तो आयरलैंड की अगर दोस्तों बात करें तो DPSP जो है आपका, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, वो आयरलैंड से हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आपका अमेरिका से हो जाएगा। और अगर यूके की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप जो है दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, ये एकल नागरिकता, ये यूके से ली गई है। और संघीय प्रणाली आपकी कनाडा से ली गई है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन क्या है? चाहूँ तो आपको राइट ऑप्शन बता के निकल सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितनी चीज़ें तैयार हो जाएंगी उतनी ही अच्छी रहेंगी, ठीक है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इंदिरा गांधी जी का टाइम था, प्रधानमंत्री थी, और इस टाइम जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है? आपका 14 बैंक है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक कर देंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मुंबई, पोरबंदर, बेंगलुरु या फिर कलकत्ता? तो डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपको याद रखना भाई, कलकत्ता को जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सी पोर्ट है, वो कहाँ है? तो वो भाई आपके गुजरात में है। कहाँ? कच्छ जिले में, इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक का लेखक है? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल, सरोजिनी नायडू या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? तो भारत के गीत पुस्तक जो लिखी है, किसने लिखी है? वो सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जो कि आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, और पहली महिला राज्यपाल कह लीजिए, पहली राज्यपाल कह लीजिए, ठीक है। अगर बात करें INC की अध्यक्ष भी रही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कहाँ की रही हैं? जब कानपुर अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1925 में, तो ये पहली ऐसी महिला थी, पहली भारतीय महिला थी जो INC की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है।
उससे पहले अगर महिला की बात करें तो थी एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला जो है वो सरोजिनी नायडू थी। अगर बात करें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी इनको मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है। सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करें तो अभी मैंने कहा यूके। ठीक है, यूके के संविधान से आपका सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा ली गई है, यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो है वो भारत का नागरिक है, राज्यों का नहीं। ठीक है, राज्य भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो इंडिया का आपका नागरिकता एक सिंगल नागरिकता होनी चाहिए, हमारे पास देश की नागरिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जर्मनी की बात करें तो आपातकाल की व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है, इमरजेंसी की व्यवस्था तो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, किस राज्य में। तो यहाँ पर असम है, तमिलनाडु, मणिपुर या त्रिपुरा। फटाफट बताएंगे। मणिपुर के बारे में 2 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो 2 क्वेश्चन है। लोकटक झील, विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील कौन है, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। और एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है वो केबुल लामजाओ भी कहाँ है, वो भी मणिपुर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केबुल लामजाओ, यहाँ पर ला बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर बात करते हैं तृष्णा की, तो तृष्णा आपका कहाँ है, त्रिपुरा में है। ए ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क की, तो याद रखिएगा नेफानगर किसका पुराना नाम है, अरुणाचल का। तो आपका नामदफा जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है, संघ सूची, अविशिष्ट सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो खेल का विषय अगर दोस्तों आपका बात करते हैं तो ये राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी ये दमदार क्लास मिले और एग्जाम जैसी क्लास मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर आप नए विजिट किए हैं तो आपको ये करना है, अदरवाइज आप A1 परिवार से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कवर करने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है। भाग 10 है या फिर भाग आपका कितना, आपका 10, 5, 15, 3, 18 है। भाई जोड़ना पड़ सकता है ना, दिमाग ही तो है। यहाँ पर 10, 4, 14 अगर बात करें भाग 14 है, या फिर आपका भाग 16 है। तो यूपीएससी का प्रावधान दोस्तों भाग 14 में है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक कर देंगे फटाफट। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद दोस्तों 315 से 323 तक प्रावधान किया गया है। भाई यूपीएससी का गठन और यूपीएससी के कार्य, ये सारी चीज़ें 315 से 323 तक दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। मानव अधिकारों के लिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 है क्या, 1995 या 1950 या फिर 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन ए होगा। 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई और डेट थी आपका 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सिक्किम बात करें, लद्दाख बात करें, असम या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भाई, क्या याद रखना है, सिक्किम। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो दाचिंगम राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है, दाचिंगम की बात करें, दाचिंगम नेशनल पार्क, तो यहाँ पर कौन सा किस जीव के लिए है, किस जीव को संरक्षित किया गया है, इतना बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन यानी OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, बताइए। 203, 195, 193, 194। तो सबसे पहले OPCW का मुख्यालय आपको याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, द हेग हो जाएगा। और द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, जहाँ पर आपका इंटरनेशनल कोर्ट है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें सदस्यों की संख्या तो 193 हो जाएगी दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन लें और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो आधिकारिक भाषा मालदीव की अगर दोस्तों बात करें, मालदीव क्या है, हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, पड़ोसी कैसे है, क्योंकि हम 2 देशों से क्या जलीय सीमा साझा करते हैं, उसमें से एक तो श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव हो जाता है। ठीक है, तो मालदीव पड़ोसी हो गया।
मलयालम जी नहीं, दारी नहीं, जोंगखा नहीं, ये आपका दिवेही जो है मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, 1722 में डैश डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। बताइए कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई 1722 में? लखनऊ की, आमेर, मालवा या फिर आगरा की? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? 1722 में पता है आगरा की जो सूबेदारी थी वो राजा जय सिंह को दी गई थी। और इतना याद रखिएगा, इसी के बाद इन्होंने अपनी राजधानी को जयपुर बनाया, अपनी राजधानी जयपुर बनाई थी। ठीक है, और ये सूबेदारी सौंपी किसने थी? ये एक मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, उसने सूबेदार नियुक्त किया था सवाई जय सिंह को आगरा का। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहली बात दोस्तों, आपका श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और इसका जनक किसे, इसका फादर किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता नहीं, एम.एस. स्वामीनाथन की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। ठीक है, और अगर बात करते हैं भाई श्वेत क्रांति की तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका राइट जवाब हो जाएगा, और यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। इसी के साथ ये भी याद रखिएगा, हरित क्रांति के जो जनक हैं स्वामीनाथन, इनको 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 9 महीने, 3 महीने, 12 महीने या 6 महीने? मान लीजिए सरकार ने जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या किया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर कोई सूची गई और मंत्री जी को शपथ दिला दी गई तो मंत्री जी 6 महीने के अंदर किसी एक सदन से या लोकसभा से आए या राज्यसभा से, किसी एक सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी। लोकसभा से लेंगे तो जनता के बीच वोट मांगेंगे, जनता चुन के भेजेगी, राज्यसभा में डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका 6 महीने दोस्तों हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आर्टिकल कौन सा है जिसमें यह व्यवस्था की गई है। फिलहाल राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यह भी बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य, इतना याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? कहीं आप परेशान ना हो रहे हो तो इसलिए एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि आपका एग्जाम जैसा आपका वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, एग्जाम जैसी क्लास चल रही है। तो संत शिवाजी के समकालीन की बात हुई तो 17वीं सदी की बात हो रही है। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य? तो यहाँ पर ये आपका संत तुकाराम सही हो जाएगा। ठीक है, ये संत आपके शिवाजी के समकालीन थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब बताइए, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको याद रखना वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये 1773 से लेके 85 तक गवर्नर रहा है, गवर्नर जनरल रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ज़्यादा इज्जत तो नहीं दे सकते ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1773 से 85 तक ये गवर्नर जनरल रहा है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, और 1784 में अगर बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इतना याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आ जाए क्वेश्चन की सिविल सेवा की शुरुआत तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपसे पूछ ले स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, स्थायी बंदोबस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता की अगर बात करें तो भाई ये राज्य सूची में आपका शामिल है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में माइनॉरिटीज के हित निहित हैं, अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? कौन सा अल्पसंख्यकों के बारे में है, उनके अधिकारों के बारे में अनुच्छेद है? 21, 24, 29 या इनमें से कोई नहीं? तो माइनॉरिटीज से संबंधित दोस्तों आपका आर्टिकल 29 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन, यहाँ पर ता जोड़ लीजिएगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट, खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में फैक्ट आपको क्या याद रखना, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। अगर बात करते हैं भाई खिलाफत आंदोलन की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में किसने शुरू किया? अली ब्रदर्स ने, अली बंधुओं ने, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। इसी के साथ बढ़े अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस जो था लखनऊ के पास में हुआ था, कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा भाई? HRA सम्मिलित था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां जैसे बहुत शक्तिशाली, बहुत तेजस्वी क्रांतिकारी शामिल थे, ठीक है। अभिनव भारत की अगर दोस्तों बात करें तो वीडी सावरकर द्वारा, इसके वीडी सावरकर और इनके भाई के द्वारा बनाया गया ग्रुप था अभिनव भारत। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये क्या किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ है? तेलंगाना और आपको याद रखना आंध्र की सीमा पर बना हुआ है कृष्णा, आपका कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब आप अपनी जितना आपने चीज़ें तैयार की हैं, अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को देख लिया आपने, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। बेहतर आपका वीडियो था, मैंने बहुत मेहनत से सेट किया है। मिलते हैं ऐसे ही आपके एक और दमदार क्लास में नेक्स्ट डे। फिलहाल ये क्वेश्चन करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? RBI, नीति आयोग या फिर आपका वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, याद है, 1950 में। बाद में ये नीति आयोग हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अगर बात करें राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका लॉक कर देंगे। RBI की स्थापना कब हुई? ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सब चंगे तरीके से पढ़िएगा, मतलब अच्छे तरीके से चीज़ें तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, प्यार बनाए रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।